हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपने लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर किया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। ओके, तो अपने आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं ए डिवाइस इन विच electrochemical change brought about electrochemical change in a system brought about is called cell। कोई भी सिस्टम है, सेल किसे कहेंगे? एक सिस्टम है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा हुआ है। क्या होता है? इट इज द सेल in which the chemical energy is converted into the electrical energy। सेल्स में जैसे लास्ट क्लास हम पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, दो चीज होता है। एक होता है कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकेंड होता है कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो जो फर्स्ट वाला था ये यही है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is the cell which converts chemical energy to electrical energy। एक सेल में जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, जैसे हम जो केमिकल्स ले हैं उनके बीच में। ओके, तो वहाँ पे उससे जो एनर्जी रिलीज लिबरेट हो रहा है, जैसे फ्री एनर्जी, वो एनर्जी जो वेस्ट होना था उसको अगर हम यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसका और भी डेफिनेशन है, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं इट इज द सेल in which redox reaction occurs indirectly and decrease in free energy of the system appears as electrical energy। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वो सेल होता है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली मतलब अगर हमारा कोई हम सेल लिए हैं, जैसे मान लो कोई बीकर को ही मान लो जिसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो अगर एक ही कंटेनर में हुआ तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अगर वो दोनों प्रोसेस जो है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसे समझ में इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास क्या किया था, जिंक और कॉपर सल्फेट को लेके किया था, यहाँ पे भी हम करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट पिकर है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेपरेट पिकर है फॉर रिडक्शन रिएक्शन, फिर हम दोनों को ज्वाइंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सेल बनाना है हमें। ठीक है ना, तो हमें उसको ज्वाइंट करना जरूरी है। तो पढ़ेंगे अभी उसके बारे में। और ये जो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में है, यहाँ पे कुछ फ्री एनर्जी जो होता है वो कम हो जाता है। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो जो एनर्जी फ्री एनर्जी कम हो रहा है उसको हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, आया समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें दो साइंटिस्ट हैं, लुइजी गाल्वानी एंड अलेक्सेंड्रो वोल्टा। ये दोनों ने मतलब दोनों ने एक साथ नहीं, गाल्वानी ने उन्होंने अलग से किया था, वोल्टा जो अलेक्सेंड्रो वोल्टा उन्होंने अलग से किया था। इंडिपेंडेंटली उन्होंने ये केमिकल रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में एक्सपेरिमेंट उन्होंने खुद से किया था। ठीक है, इसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्योंकि गाल्वानी ने किया था तो उसको हम अदरवाइज बोलते हैं गाल्वानिक सेल। ठीक है, और अलेक्सेंड्रो वोल्टा ने भी किया था, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम अदरवाइज बोलते हैं वोल्टाइक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, गाल्वानिक सेल बोलो, वोल्टाइक सेल बोलो, सबका मीनिंग जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, आया समझ में क्या है? इसको लिख लो, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। चलो लिखो। ओके, मिटाते हैं अभी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्या इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है दो तो सेपरेट बीकर लेना है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ पे हम पहले एक बीकर लेंगे, ओके, और यहाँ पे और एक बीकर लेंगे, ओके। ये बीकर में हमने क्या रखा है? ये है हमारा जिंक रॉड। ठीक है, समझ में दिख रहा है ना? ये है हमारा जिंक रॉड और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा एक बीकर है और सेकंड बीकर है, यहाँ पे भी हमने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है सॉल्यूशन का और यहाँ पे भी एक रॉड है। ये कौन सा रॉड है? ये है कॉपर रॉड और ये जो सॉल्यूशन है वो है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है जिंक रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ये है कॉपर रॉड, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जो रिएक्शन को हमें कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो रिएक्शन का देखो, अगर यहाँ पे जिंक है तो जिंक का प्रॉपर्टी ये क्या होता है कि जिंक क्या देता है? पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास, Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? जिंक रॉड Zn+2 दे दिया, वो सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पढ़े हुए हैं हम, इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाता, वो हमेशा मेटल के सरफेस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे? मेटल का सरफेस में। ठीक है, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? क्योंकि जिंक एटम्स जो थे जिंक रॉड में वो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। Zn+2 जो है वो भी कहाँ आया है? सॉल्यूशन के अंदर आया है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर आया है और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रह गया है। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? चार्ज डेवलप हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे Zn+2 ज्यादा हो जाएगा, कहाँ पे? सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और यहाँ पे रॉड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? यहाँ से जो अगर कोई नेक्स्ट जिंक एटम जाएगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा क्या? नहीं आ पाएगा क्योंकि पहले से नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे Zn+2 आयन सोल्यूशन में है, पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन है। फर्दर और कोई Zn+2 आयन इस सोल्यूशन के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। वो मेंटेन हम कैसे करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो रिएक्शन हो सकता है। ओके, और क्या ऑप्शन है? और ऑप्शन है कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है इसमें अगर हम कुछ नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल बन जाएगा।
आया समझ में? दो प्रॉब्लम आ रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कहाँ पे? मेटल के ऊपर, किसके वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन को बाय एनी मींस अगर हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन, सोल्यूशन में Zn+2 है, सोल्यूशन पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम सोल्यूशन में कुछ डाल रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाला, तो वो आएगा और ये सोल्यूशन को वो क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तब जाके ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, ओके, कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये जो जिंक रॉड है उसको इस कॉपर रॉड के साथ जॉइन करेंगे, ओके। कॉपर रॉड के साथ जॉइन करेंगे और ये बीच में हमने क्या लगाया है? यहाँ पे एमीटर लगाया है। क्यों? जो हमारा फ्लो ऑफ करंट अगर होगा तो वो उसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे पास करने दे दिया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, ये है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, जिंक रॉड से कॉपर रॉड के डायरेक्शन में, ठीक है। नहीं दिख रहा है शायद, नीचे लिख लेते हैं। ये है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन, ठीक है, दिख रहा है अभी? हाँ। नेक्स्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे होगा हमारा फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? जिंक रॉड से कॉपर रॉड, और फ्लो ऑफ करंट कहां हो रहा है? फ्रॉम कॉपर रॉड से जिंक रॉड, ठीक है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं, करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो एमीटर लगाया हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, करंट का भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? जिंक रॉड से निकला, वो कहाँ आएगा? कॉपर रॉड के पास आएगा। यहाँ पे कॉपर रॉड है तो सोल्यूशन में भी क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? कौन से आयन है? कॉपर आयन है, ठीक है। तो वो जो Cu+2 आयन से उनका टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या है? Cu+2 आयन है, कॉपर सल्फेट से निकला हुआ। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ओके, उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, फिर कॉपर न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो यूज हो गया यहाँ पे आके, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है? अभी ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है, ओके। तो अभी हमें फर्स्ट कुछ चीजों को देखना है कि दो ठो बीकर है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? Zn जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। हम इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, Zn+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो है जिंक रॉड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, हम उससे बोल सकते हैं जिंक हाफ सेल। हाफ सेल क्यों? क्योंकि ये पूरा रहेगा तभी हमारा सेल जो है वो कंप्लीट होगा। अभी हम आधा पोर्शन ले रहे हैं इसलिए हम ये टर्म यूज कर रहे हैं कि हाफ सेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जिंक हाफ सेल, ये है हमारा कॉपर हाफ सेल। देखो ये जिंक हाफ सेल में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम इससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रल एटम में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो +2 था 0 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, पहला। और
Cu+2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास। तो यहाँ पे कॉपर हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ओके, तो पहला वाला हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हाफ सेल। ओके, रिडक्शन हाफ सेल कहाँ पे है, राइट साइड में है, तो इसको हम लिखेंगे राइट हाफ सेल। आया समझ में। नेक्स्ट, ये हमको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो हमेशा एनोड में ही होता है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों ही सेल में हमारा क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बोलेंगे एनोड। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ये साइड में हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये है हमारा एनोड हाफ सेल। ठीक है, उस तरह में याद रखना है कि रिडक्शन कहाँ होता है, रिडक्शन हमेशा कैथोड में होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चार्ज रहता है सरफेस के ऊपर, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का एक्युमुलेशन होता है। वो अलग बात है कि फिर हम उसे ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस के ऊपर आके रहता है। तो ये क्या चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इसको हम और भी नाम दे सकते हैं नेगेटिव हाफ सेल। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका क्या नेचर रह रहा है, उसका पॉजिटिव नेचर रह रहा है। पॉजिटिव रहेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ सेल। आया समझ में। क्या बोलेंगे जिंक हाफ सेल को, ऑक्सीजन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाफ सेल। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड में होता है, तो इसको बोलेंगे एनोड हाफ सेल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिपॉजिट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव हाफ सेल। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए रिडक्शन हाफ सेल। राइट हैंड साइड में है इसलिए राइट हाफ सेल। कैथोड में रिडक्शन होता है इसलिए इसको बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्सेप्ट करता है तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ सेल। ओके, ऐसा समझ में सारा चीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो है वो हमें उस पर स्ट्रेस देना जरूरी है। क्या होता है कि आप लोग जैसे स्कूल लेवल से पढ़ते आए हो कि कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, ये पढ़ के आए हो। ये है भी, लेकिन दिस इज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये जो हम टर्म्स यूज करते हैं फॉर कैथोड एंड एनोड, वो कॉन्सेप्ट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा एनोड है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो हमारा कैथोड। इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ, गाल्वानिक सेल हुआ और वोल्टाइक सेल, तीनों जो है वो एक ही चीज है। ठीक है, इसमें जो एनोड है, एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एनोड जो है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और कैथोड वो क्या है, वो है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, गाल्वेनिक सेल में क्या हुआ, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पर जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे उस केस में ये फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया। ओके, चलो लिख लो इसको।
मिटाते हैं। अभी देखो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा अमाउंट में था तो हमने उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर एक बॉल भी लगा के तो वो ग्लो करेगा, क्यों? क्योंकि अभी उस सर्किट में करंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था जिसको हमने वहां पे ट्रांसफर कर रखा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में था। लेकिन अब देखो धीरे धीरे जिंक रॉड में जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होता है। तो अभी सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन में Zn+2 आयन जो है उसका अमाउंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। मतलब हमारा जो फर्स्ट है लेफ्ट हाफ सेल जो है जिंक हाफ सेल, वो सोल्यूशन अभी पॉजिटिव बनता जा रहा है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव बनता जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ जिंक आयंस, तो ये अगर पॉजिटिव हो गया तो ये सोल्यूशन ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा था इसीलिए हमने यहाँ पे OR से कनेक्ट कर लिया, लेकिन अभी ये सोल्यूशन पॉजिटिव हो गया तो वो और इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द पॉजिटिव solution in zinc half cell stops the outward movement of electron, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को वो और बाहर नहीं छोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे कॉपर हाफ सेल में क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन तो आता ही रहता है, जो भी इलेक्ट्रॉन आता है उसको Cu+2 गेन करता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसके सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu+2 आयन SO4-2 आयन, ओके। तो Cu+2 आयन जो है वो तो कॉपर एटम में कन्वर्ट होता जा रहा है, जा रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है सॉल्यूशन में। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है क्या है, सल्फेट आयन SO4-2, वो उसका अमाउंट तो सॉल्यूशन में ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है मतलब क्या, जितना था उतना है, लेकिन कंपैरेटिवली जो हमारा पॉजिटिव आयन था जो उसको न्यूट्रल करके रख रहा था कौन, Cu+2, वो तो यूज होके Cu बन गया। तो अभी ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन अभी नेगेटिव बन जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सल्फेट आयन, ओके। तो इसका चार्ज है नेगेटिव और यहाँ कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो भी है नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे कॉपर हाफ सेल में, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देगा, इट विल अपोज द इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव solution in copper half cell prevents the inward movement of electron, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं दे रहा है, ओके। यहाँ पे जो नेगेटिव सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं दे रहा है। तो अब ये रिएक्शन कैसे होगा, ये रिएक्शन अभी हो सकता है क्या, नहीं, ये रिएक्शन तो कुछ देर के बाद स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये हम जिस पर्पस के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। हम क्यों बना रहे हैं, हम ये जो केमिकल चेंज हो रहा है, जो फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, उसको हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जिसलिए हम ये सेल बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ करना है। क्या करना है, इसलिए हम यहाँ पे एक नया टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या है, सॉल्ट ब्रिज। वैसे भी ये हमारा सर्किट कंप्लीट का हुआ है, यहाँ पे तो दो पिकर है, सिर्फ ऊपर का पोर्शन जो है वो जॉइंट है और तो कुछ और नहीं है, ये तो नीचे वाला जो खाली वो तो खाली ही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब लगाएंगे, ठीक है, जो है हमारा सॉल्ट ब्रिज। इसका प्लग को हमें बंद करके रखना है,
इसका नाम क्या है? ये है सॉल्ट ब्रिज। वो क्या है? इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, जिसमें ये ट्यूब को डाल के हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने कुछ रखा हुआ है। क्या है? कंटेनिंग suitable electrolyte, इसके अंदर suitable electrolyte है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली क्या होते हैं? KCl, KNO3, NH4, NO3, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट यूजुअली हम ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर डालते हैं। ठीक है, और ये कैसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं? मिक्स्ड विथ अगर पेस्ट, मतलब अगर जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसमें हमने इस इलेक्ट्रोलाइट को लेके एक पेस्ट बनाया हुआ है। वही पेस्ट को हम डाले हुए हैं कहाँ पे? सॉल्ट ब्रिज में। ठीक है, इसका काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज जो लिए हैं उसका काम क्या है? अच्छा, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर बताते हैं। ठीक है, लिख लो। मिटा है अभी? देखो, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, हम उसे क्यों यूज कर रहे हैं? फर्स्ट काम ये है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। अभी देखो, इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट द इनर सर्किट भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो अभी पहले क्या था? ये दोनों इलेक्ट्रोड है, जिंक रोड, कॉपर रोड, दोनों इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड जो है वो जॉइंटेड है, बट ये जो सोल्यूशन है वो तो जॉइंट नहीं है, तो पूरा कनेक्शन कैसे आएगा? नहीं आ रहा है। तो ये जो है हमारा सॉल्ट ब्रिज, वो हमारा इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। ये क्या कर रहा है? ये हमारा जो सॉल्यूशन है उसका इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कैसे मेंटेन कर रहा है? देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, क्यों हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो काम करना क्यों बंद कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रल बनाना है। कैसे बनेगा? मान लो अभी हमने ये सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड ले रखा है, तो यहाँ पे Zn+2 है पॉजिटिव आयन, तो हमें पॉजिटिव आयन जो है सॉरी, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को डिक्रीज करना है या फिर नेगेटिव आयन को ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो इसको तो निकाल नहीं सकते, यहाँ पे हम नेगेटिव ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ये Zn+2 पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पे कौन आएगा? KCl में नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl-से, वो आने से ये जो फर्स्ट हाफ का सोल्यूशन है वो अभी न्यूट्रल बन गया। पॉजिटिव था, नेगेटिव ऐड हुआ है कहाँ से? सॉल्ट ब्रिज से, जिससे वो न्यूट्रल बना। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में हमारा सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन जो था SO4-2, इसके वजह से ही तो वो सोल्यूशन सेकेंड मतलब कॉपर हाफ सेल में नेगेटिव हो रहा था। अभी उसको न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा? K+। ठीक है, तो यहाँ पे जब K+ आके कॉपर हाफ सेल में आएगा तो उसका जो सोल्यूशन है वो अभी न्यूट्रल बन जाएगा। ओके, ऐसे में ये है हमारा क्या? फर्स्ट जिंक हाफ सेल जो पॉजिटिव था वो न्यूट्रल बना। अभी ये हमारा कॉपर हाफ सेल जो नेगेटिव था वो भी न्यूट्रल बना। तो क्योंकि
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने लगा है, तो अभी ये भी आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो स्टॉप कर रहा था नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ये इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिवेंट कर रहा था, वो भी प्रिवेंट नहीं करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा। ठीक है, ऐसा समझ में। तो सॉल्ट ब्रीज की वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो मेंटेन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है इट डिक्रीजेस लिक्विड जॉनसन पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा लिक्विड जॉनसन पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। ये लिक्विड जॉनसन पोटेंशियल क्या चीज है? देखो, कोई भी दो सॉल्यूशन, ठीक है, आयनिक सॉल्यूशन से अगर वो कांटेक्ट में आएंगे, पास पास आएंगे, तो वहां पे सरफेस में जॉनसन पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है। यहाँ पे मान लो कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, तो जब वो दोनों पास आ जाएंगे, एक साइड में मान लो पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक साइड में मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, मतलब डबल लेयर ऑफ चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। कब होगा? ओनली जब दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, डबल लेयर ऑफ चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब ये डबल लेयर ऑफ चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, अभी क्या होगा? इससे जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल डिक्रीज हो रहा है, जिससे फ्लो ऑफ करंट और नहीं हो पाएगा। तो हमें चार्ज का डबल लेयर नहीं बनाना है। ठीक है, उनको कांटेक्ट में लाना ही नहीं है, चार्ज का डबल लेयर नहीं बनाना है, उसको हमें डिक्रीज करना है, तभी जाके हमारा फ्लो ऑफ करंट रहेगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूशन है, इसके अंदर क्या है? जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट से पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट और क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको हमने सुइटेबली अगर जेल में मिक्स करके एक पेस्ट बना के इसके अंदर रखा हुआ है। जब सोल्यूशन को जरूरत है, कब जरूरत है? जब यहाँ पे Zn+2 के वजह से सारा चीज जो है वो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, जब ये पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव चार्ज रिलीज होगा, वो रिलीज होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होके यहाँ पे आएगा। तो सॉल्ट ब्रिज ये सब काम करता है, उनको कांटेक्ट में ज्यादा देर तक आने नहीं देगा। ठीक है, अगर कांटेक्ट में आ जाएगा तो वहां पे चार्ज का डबल लेयर डेवलप हो जाएगा और लिक्विड जॉनसन पोटेंशियल बिल्डअप होगा, जिससे फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? कैसे होगा? यहाँ पे देखो, अगर Cl- जिस स्पीड में निकल रहा है यहाँ लेफ्ट साइड में, K+ आयन राइट साइड में उस स्पीड में नहीं निकला, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, वो सॉल्यूशंस कांटेक्ट में आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए? जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन से उनका यहाँ पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन सॉल्ट ब्रिज। इसीलिए हमें क्या चाहिए? ये चीज को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए कि यहाँ पे जो आयन्स है उनका मोबिलिटी अच्छा रहना चाहिए। क्या चाहिए? गुड मोबिलिटी ऑफ बोथ आयन्स। ठीक है, अच्छा मोबिलिटी चाहिए, नहीं तो ये अंदर आ जाएगा और वो नहीं आ पाएगा, तो फिर वहां पे कांटेक्ट में सॉल्यूशन ज्यादा देर आ जाएगा, तो जॉनसन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, गुड मोबिलिटी ऑफ बोथ आयन्स चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? सेकंड चाहिए इक्वल मोबिलिटी ऑफ आयन्स। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल मोबिलिटी चाहिए, नहीं तो एक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे तब तक नहीं आ पाएगा, तो अच्छा नहीं होगा। तो गुड मोबिलिटी चाहिए, इक्वल मोबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है हमारा इनर्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम सॉल्ट बेस के अंदर लेंगे वो जो है वो इनर्ट नेचर का होना चाहिए। इनर्ट नेचर का होने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे KCl है, KCl क्या देता है? K+ देता है, Cl- देता है। अच्छा तो Zn+2 यहाँ पे कौन आएगा? Cl- आएगा। तो Zn+2 और Cl- आयन क्या वो दोनों कंबाइन नहीं करते? करते हैं कंबाइन। Zn+2 और Cl- क्या करते हैं कंबाइन करके? क्या बनाते हैं वो? ZnCl। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो रहा है, तो हम इसको इनर्ट नेचर कैसे मानेंगे? देखो रिएक्शन हो रहा है, ZnCl2 बन रहा है, बट वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा? वो ZnCl2 बन तो जाएगा लेकिन सोल्यूशन में फिर से सेपरेट हो जाएगा। फिर से ये क्या होगा? Zn+2 और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वो इनर्ट नेचर का है, मतलब रिएक्शन तो हुआ बट वो स्टेबल नहीं है, फिर से वो दोनों सेपरेट हो जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे जो कंबाइन करके कोई स्टेबल कंपाउंड बना ले वैसा इलेक्ट्रोलाइट हमें नहीं चाहिए। इनेट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यही है। ठीक है, अगर रिएक्ट कर रहा है तो इमीडिएटली वो फिर अलग भी हो जाएगा। एक परमानेंट कंपाउंड जो है वो फॉर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ में। तो ये था हमारा क्या? इनर्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ऐसे समझ में। अच्छा, यहाँ पे और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो क्वेश्चन यूजुअली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, ठीक है, वो क्या है कि क्या हम ये जो जिंक रॉड और कॉपर रॉड ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड है दोनों, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो ले रहे हैं, क्या हम ये जो 2 इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसको हम एक साथ नहीं ले सकते एक बीकर में? अगर हम एक बीकर में लेंगे तो क्या हमें कुछ प्रॉब्लम होगा? देखो, अगर हम एक बीकर में लेंगे तो भी जो रिएक्शन है, मतलब हमें उतना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम तब आएगा जब 2 सॉल्यूशन एक साथ आ जाए। ठीक है, हम एक बीकर में अगर लेंगे कॉपर, मतलब 2 इलेक्ट्रोड, अपना कॉपर रॉड और जिंक रॉड ले सकते हैं, बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके बीच में सेपरेशन रखना जरूरी है। ठीक है, एक बैरियर रखना जरूरी है। अगर वहां पे हम बैरियर नहीं रखेंगे तो क्या होगा? लिक्विड जॉनसन पोटेंशियल जो है वो डेवलप होगा, जिसके बारे में हम पढ़े हुए हैं अभी। ठीक है, इसी के लिए हम दोनों इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट रखना है, इसलिए हम 2 बीकर ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिएक्शन सेपरेटली हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन सेपरेटली हो रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्या? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आया समझ में? चलो लिखो इसको। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने जिंक रॉड और जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यहाँ कॉपर रॉड और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो क्या ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो ये सिर्फ कॉपर और जिंक को लेके बनता है, या इसमें हम कोई दूसरे मेटल को भी ले सकते हैं? आंसर इज यस, हम यहाँ पे दूसरे मेटल्स को भी ले सकते हैं। यहाँ पे कैथोड में कुछ लेंगे, यहाँ पे एनोड में कुछ लेंगे, यहाँ पे कैथोड में कुछ लेंगे। ठीक है, अलग अलग मेटल्स को लेके, अलग अलग एलिमेंट्स को लेके भी हम अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी, मतलब जो भी मेटल लिए हो, जो भी एलिमेंट्स लिए हो, अकॉर्डिंगली वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ऐसा समझ में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कोई भी मेटल्स को लेके बना सकते हैं, हमारा सेल बना सकते हैं, अगर इन पर्टिकुलर जिंक और कॉपर को हम एज इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, जिंक और कॉपर को एज इलेक्ट्रोड्स हम ले रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम बनेगा डैनियल सेल। ठीक है, क्या बनेगा? डैनियल सेल। तो अभी हमने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है?
जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को लेके पढ़ा है तो हम बोल सकते हैं कि हमने अभी डैनियल सेल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई भी मेटल ले सकते हो, जो मेटल लोगे उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोलाइट लेना है। यहाँ पे भी जो मेटल लोगे उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोलाइट लेना है और उसके हिसाब से ऑक्सीजन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और अगर वहीं पे हमने कॉपर और जिंक को ही ले लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम बच जाता है डैनियल सेल। और यू कैन से कि डैनियल सेल जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, डैनियल सेल जो है वो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई अलग चीज नहीं है, कोई नया चीज नहीं है। हम कुछ मेटल्स को लेके बनाना था हमें, अभी हमने पर्टिकुलर जिंक और कॉपर को क्यों उनकी चूज कर दिया तो उसका दूसरा नाम बन गया जिसका नाम है डैनियल सेल। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ ईएमएफ है ना, तो जो ईएमएफ है जब उसका वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट होता है, इन जनरल हम जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे यहाँ पे ईएमएफ जो है वो 1.1 वोल्ट रहेगा। ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी को लिखते हैं, एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 1.1 वोल्ट रहेगा। इसमें क्या होता है, 1.1 वोल्ट लेने से जिंक क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है ना। एनोड में क्या हो रहा है, जिंक dissolves at एनोड, एंड कॉपर क्या हो रहा है, कैथोड में वो डिपॉजिट हो रहा है, एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड एज कैथ। ठीक है, नेक्स्ट, ये लेस देन 1.1 वोल्ट में अगर इक्वल टू 1.1 वोल्ट रहा ये सिस्टम, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, मतलब सेल में रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर 1.1 वोल्ट का इक्वल हो गया, रिएक्शन ही नहीं होगा। 1.1 वोल्ट के नीचे हुआ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा तो ऐसा रहेगा। ठीक है, और होगा तो उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्शन दिखाएगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ईएमएफ 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, उस केस में क्या होगा, देखो 1.1 वोल्ट से कम था, जिंक एनोड में डिसॉल्व हो रहा था। ठीक है, और कॉपर कैथोड में डिपॉजिट हो रहा था। यहाँ पे और क्या हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा था, जिंक से जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था। करंट वो कहाँ मूव करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम कॉपर टू जिंक रॉड। ठीक है, ये है जब 1.1 वोल्ट से लेस है। 1.1 वोल्ट में नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट, 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया, अभी सब चीज चेंज हो जाएगा। उससे मतलब जितना ईएमएफ था उससे अगर ज्यादा हम कर रहे हैं, ईएमएफ दे रहे हैं, तो वो प्रोसेस को वो अपोज करेगा। अभी पूरा प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाएगा। अभी क्या होगा, अभी हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां मूव कर रहा था, जिंक से कॉपर। अभी ईएमएफ ज्यादा हो जा रहा है, हम ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स मतलब क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। अभी क्या होगा, फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड। आया समझ में? जब हम फोर्स देते हैं ज्यादा, उसमें क्या होता है, कोई भी नॉर्मल प्रोसेस को जितना चाहिए उतना, कोई भी प्रोसेस नॉर्मली हो रहा है, ठीक है, होता जा रहा है। जितना
मतलब जितना जोर से वो प्रोसेस हो रहा है एग्जैक्टली उतना फोर्स देंगे तो वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। 1.1 वोल्ट देंगे, ठीक है, रिएक्शन स्टॉप हो गया। अगर इससे ज्यादा फोर्स देंगे तो अभी ये रिएक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, करंट कॉपर रॉड से जिंक रॉड को मूव करेगा। करंट कहाँ मूव करेगा, इसके ऑपोजिट में, ठीक है, कहाँ पे, फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड को मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट अभी क्या होगा, जब ये प्रोसेस चल रहा था जिंक डिजॉल्व हो रहा था एनोड में, कॉपर डिपोजिट हो रहा था कैथोड में। अभी और जिंक डिजॉल्व नहीं होगा, अभी जिंक डिपोजिट होगा, ठीक है। जिंक इज डिपोजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपोजिट हो रहा था, अभी वो डिजॉल्व होगा। प्रोसेस अभी उल्टा हो गया है, रिवर्सिबल हो गया है। कॉपर dissolves at कॉपर इलेक्ट्रोड। आया समझ में, जो भी हो रहा था, जिंक डिजॉल्व हो रहा था, अभी वो डिपोजिट होगा क्योंकि प्रोसेस उल्टा हो रहा है। कॉपर डिपोजिट हो रहा था, कॉपर अभी डिजॉल्व होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था जिंक रॉड से कॉपर रॉड, अभी मूव करेगा कॉपर से जिंक रॉड। तो इतना ऑपोजिट ईएमएफ होने से क्या होगा, ये सारा रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लिखो इससे, हो गया। तो आया समझ में, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।